भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है यहाँ। ये झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा बना कर के बैठे हुए लोग झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। क्या उससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी संग्राम छिड़ा है। यहाँ के किसानों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं वादा करने आया हूं आपसे। तमाम राजनीतिक दलों की सेनाएं आमने सामने के मुकाबले में हैं। कोई आरोपों के तीर चला रहा है तो कोई शिवाजी की तलवार। मैं आज पूछना चाहता हूं शरदराव पवार को, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें करते हो, ये मुंबई का एयरपोर्ट, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जोड़ने का काम किसने किया? शिवाजी महाराज की जय भारत। इस चुनावी संग्राम में अपनों और परायों का भेद खत्म हो चुका है। कल तक दोस्ती का दम भरने वाले राजनीतिक दल चुनावी सभाओं में पूर्व सहयोगियों पर आरोपों के बम बरसा रहे हैं। याच आमच्या नरेंद्र मोदींनी त्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान बोलवले होते आमच्या शपथविधीच्या वेळेला। काय झालं त्या मैत्रीचं? आज म्हणे ईद आहे, आम्ही मिठाई पाठवली, त्यांनी बॉम्ब पाठवले। काय साली मैत्री आहे? आणि तिकडे आमचे जवान शहीद होत आहेत आणि आमचे पंतप्रधान महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करतायत। महाराष्ट्र में यूं तो चुनावी मुकाबला 5 कोणीय नजर आ रहा है, लेकिन यहां असली मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम चौकड़ी के बीच हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और एमएनएस के नेता नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में हजारों चीन के सिपाही हमारे देश के अंदर घुसे पड़े। महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में बीजेपी को जहां मोदी लहर की आस है, तो वहीं शिवसेना के पास बाला साहब ठाकरे की विरासत का ताज है। लेकिन चुनावी बिसात पर शाह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर लगी है नरेंद्र मोदी की साख। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चांद सितारे तोड़कर लाने जैसे वादे किए थे। आज वे हरियाणा की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। खास बात यह है कि इस चुनावी जंग में कभी बीजेपी की दोस्त रही शिवसेना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रही है सबसे गहरा वार। राजकारण तुम्ही बोलणार आहे, पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले आणि महाराष्ट्राचा विकास 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े तरफदार रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की नजरों में आखिर क्यों नरेंद्र मोदी बन गए हैं अफजल खान? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे उस अफजल खान की पूरी कहानी, जिसको लेकर शिवसेना नरेंद्र मोदी के साथ लड़ रही है जंगे जुबानी। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि हरियाणा के चुनाव में क्यों नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए है जरूरी और महाराष्ट्र में क्यों बन गए हैं उसकी बड़ी मजबूरी। जब नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली जब महाराष्ट्र में हुई तो उन्होंने कहा कि अगर गोपीनाथ मुंडे अगर आज होते तो मुझे महाराष्ट्र में प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब उन्होंने ही महाराष्ट्र की उनकी जो लीडरशिप है उनकी औकात निकाली कि तुम्हारा चेहरा दिखा के वोट नहीं मिल सकते, मुझे ही आना पड़ेगा। यानी लोकसभा के लिए भी वही थे, अभी विधानसभा के लिए उन्हीं का चेहरा वो दिखा रहे।
महाराष्ट्र के किसी जो उनके जो नेता है उनका चेहरा दिखा के तो वोट मिलने वाले है ही नहीं, क्योंकि चेहरा है ही नहीं। नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 42 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन के शानदार प्रदर्शन से यह बात साफ थी कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भी यह गठबंधन आराम से जीतकर राज्य की सत्ता में आ जाएगा। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना यह गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया और इस तरह बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में जीती हुई बाजी एक मुश्किल मुकाबले में फंस गई। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने सीधे महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में संभाल लिया मोर्चा। बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। एक गठबंधन जो युति उनकी चली आ रही थी इतने सालों से शिवसेना के साथ, उसमें भी वो भी टूट जाती है, उसमें भी लगातार दरार पड़ती है, खींचतान होती है, गर्मी होती है, फिर वो टूट जाती है। तो एक एक तरीके से सेटबैक इसको देखना चाहिए। उस हालत में नरेंद्र मोदी और जिस तरह का उनका स्वभाव है कि एक बड़ी वहां चुनावी जंग चल रही है, तो नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है कि वो बैक सीट में बैठे रहें या कहीं और कुछ करें। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई पार्टी एक बहुत बड़ा चुनाव लड़ रही है तो वो स्वयं उसमें जाएंगे, उसको लीड करेंगे, अपनी बातों को कहेंगे और वही चीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए वो रैली दर रैली कर रहे हैं। दरअसल शिवसेना के खिलाफ कुछ न बोलने के पीछे मोदी की रणनीति साफ है। वो शिवसेना के साथ चुनावबाज जरूरत पड़ने पर गठजोड़ का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गुस्से को बीजेपी के लिए कैश कराना चाहते हैं। इसीलिए पूरे प्रचार के दौरान उनके निशाने पर एनसीपी और कांग्रेस ही रहे हैं। ये कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, ये दो दल है क्या? ये दो दल तो नाटक है, नाटक। इनका एक ही दिल है, इनका एक ही गोत्र है, एक ही चरित्र है, एक ही वृत्ति है, एक ही प्रवृत्ति है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। महाराष्ट्र में 15 साल से आपकी सरकार हो और हर वर्ष महाराष्ट्र के किसान 3,700 किसान आत्महत्या करते थे भाइयों। प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये पहला ऐसा चुनाव है एक बड़े राज्य का जहां से बहुत ज़्यादा सीटें मिलने पर या सरकार बनाने पर उनको न सिर्फ महाराष्ट्र में एक अलग तरीके का शासन देने का एक मौका मिलेगा, लेकिन उनको उस हिसाब से राज्यसभा में भी फ़ायदा होगा जहां पर उनकी अभी मेजॉरिटी नहीं है। और महाराष्ट्र की बात यह है, जैसे आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आजकल औद्योगिकरण और विकास की गति को ज़्यादा साध रहे हैं, तो महाराष्ट्र वैसे भी बहुत औद्योगिकरण में बहुत आगे रहा है राज्य, पिछले कुछ दिनों से पिछड़ रहा है, तो इसलिए ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के इस चुनावी समर में सत्ताधारी पक्ष पर हमले की मोदी की नीति साफ है, लेकिन इस मोदी नीति के उलट शिवसेना ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ही हमले तेज कर दिए हैं। जहां शिवसेना के निशाने पर सत्ताधारी कांग्रेस और एनसीपी होना चाहिए थे, वहां उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं और इस तरह महाराष्ट्र की यह चुनावी जंग अब एक बहुकोणीय संघर्ष में तब्दील हो चुकी है। लोकसभेच्या वेळेला तुमच्याबरोबर आम्ही सांगत होतो, पाकिस्तानला इशारा देत होतो, तुम्ही 5 मारले तर आम्ही 50 मारू, तुम्ही 50 मारले आम्ही 500 मारू। काल पाकिस्तानने आपले 5 मारलेले आहेत, मारताय 50, मारताय 50। ये बयानबाजों की बोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है।
अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जब शिवसेना से गठबंधन टूटा उसके बाद उनके लिए भी वो चुनाव उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कांग्रेस और एनसीपी के लिए, क्योंकि सवाल सिर्फ ज़्यादा सीटों का नहीं है, सवाल संपूर्ण बहुमत का है। और महाराष्ट्र जैसा संयुक्त महाराष्ट्र है, अलग अलग भागों को जोड़ के एक महाराष्ट्र बना गया है, तो इसलिए पूरा महाराष्ट्र अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट चुका है। ऐसे में आपको एक संपूर्ण मेजॉरिटी लाना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन अपने अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वो रैलियों में कांग्रेस और एनसीपी पर तो सीधा हमला बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना को लेकर उनकी जुबान खामोश है। बावजूद इसके वो खुद शिवसेना के सीधे निशाने पर हैं। नरेंद्र भाई बोले की मी जोपर्यंत आहे तिकडे तोपर्यंत मी मुंबई तुटू देत नाही, महाराष्ट्र वेगळा होऊ देत नाही। 15 मिनिटाच्या देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी तिकडे नागपूरमध्ये बोलले की हे ते मुंबई बद्दल बोलले, आम्ही विदर्भ वेगळा करणारच, आम्ही महाराष्ट्राचा तुकडा तोडणारच। तुम्हाला मंजूर है? दरअसल महाराष्ट्र के इस चुनावी दंगल का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि जब से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में मोर्चा संभाला है, वो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और एमएनएस के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी पर यह हमला चौतरफा हो रहा है, लेकिन मोदी अकेले इन हमलों का जवाब देने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। पिछले दिनों में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। राजनीतिक लाभ के लिए सीमा पर तैनात जवानों को निराश करने वाली भाषा मत बोलिए। ये मातृभूमि की सेवा के लिए जी जान से लड़ रहे हैं और आप राजनीतिक छिटाकशी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। 4 महीने हो गए, कहां है अच्छे दिन? महाराष्ट्र के चुनाव में कोई अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा है। क्या देश में अगर अच्छे दिन लाने थे, महाराष्ट्र में अच्छे दिन की जरूरत नहीं है? लेकिन ये झूठा वादा देश की जनता ने देख लिया। ये महाराष्ट्र सरकार का एक ही काम था, एलबीटी, लूटो बांटो टैक्स। ये लूटो बांटो यही उनका कारोबार रहा है और भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। किसान का पानी हो उसमें भी भ्रष्टाचार, बच्चों का मध्याह्न भोजन हो उसमें भी भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इन दिनों मसीहा बन चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही उम्मीद लगाए बैठी है। खुद नरेंद्र मोदी के लिए भी ये चुनाव बेहद खास बन चुका है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए भी पहली बड़ी परीक्षा है। भाजपा के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये 2 चुनाव जीतना और संगठन को नए तरीके से सजाया जा रहा है, नए लोग लाए गए हैं, नए पदाधिकारी लाए गए हैं। लेकिन अगर वर्कर्स में जो मोरल है, जो उनकी जो एंथुजियाज्म है वो ना हो तो फिर आप जितने भी नए पदाधिकारी ले आए तो संगठन आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव जीतना एक परीक्षा तो है ही, लेकिन जरूरी भी है। कुछ कहने को मिलता नहीं है और मिलता इसलिए नहीं है कि कुछ है नहीं। तो क्या कहते हैं, मोदी जी 5 महीने हो गए, कोई बड़ा विजन बताओ, बड़ा विजन, बड़ा विजन बताओ। 60 साल तक बड़ा विजन देख लिया, वो विजन बड़ों के लिए बहुत काम आया।
देश के सामान्य व्यक्ति के लिए काम नहीं आया मेरे भाई। बीजेपी ने अपनी ब्रांड पॉलिटिक्स के चलते ही नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के चुनाव मैदान में उतारा है और यही वजह है कि बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मोदी मैजिक के भरोसे ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा ऐसे नेताओं को भी टिकट दिए हैं जो पहले दूसरी पार्टियों से जुड़े थे। यानी मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी मांग रही है वोट। यही वजह है कि विरोधी दल ही नहीं, मोदी के पूर्व समर्थक भी उन पर अब सामने से वार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में मोदी पर सबसे ज्यादा और तीखे हमले बोल रहे हैं। आणि तिकडे आमचे जवान शहीद होत आहेत आणि आमचे पंतप्रधान महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करतायत। पंतप्रधान कार्यालय आमचं बंद, 10-15 दिवस बंद का? हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या प्रचारामध्ये पंतप्रधान गुंतलेले आहेत। देश को देखना चाहिए ये क्या चल रहा है यहाँ पे। वहां पे पाकिस्तान हमला कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे महाराष्ट्र और हरियाणा में दिन के 4-4, 5-5 सभाएं ले रहे हैं। इलेक्शन के लिए कितना खर्चा किया हमें सवाल पूछे जाते हैं और ये जब कैंपेन के लिए आते हैं तो सरकारी खर्चे से आते हैं। गवर्नमेंट का प्लेन यूज कर रहे हैं, वो खर्चा कहां दिखाएंगे? तो पार्टी के लीडर कैंपेन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं? अगर पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं तो पार्टी के लीडर बन के कैंपेन करना चाहिए, उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार की गलती कभी मत करना। पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और फिर हमसे 5 साल के बाद हिसाब मांगिए आप। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जहां बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटों के मिशन पर निकली है, वहीं बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिवसेना उसके इस मिशन पर लगाम लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 90 के दशक में शिवसेना के कांग्रेस विरोध और हिंदुत्व के मुद्दे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में उसके करीब ला दिया था। इसके बाद से ही ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी का राज्य के मराठा, कुणबी, ओबीसी जैसे दूसरे वर्गों में जनाधार बढ़ना भी शुरू हुआ और यही वजह थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक राज्य में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कायम रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के मिलन की ये सुहावनी तस्वीरें अब अतीत का एक हिस्सा बन चुकी है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण और बनिया ये दो कम्युनिटी को आम आदमी राजनीति में समर्थन नहीं देता। ये महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास रहा है। भाजपा में जो वर्तमान नेतृत्व है वो सब ब्राह्मण हैं। एक ओबीसी जो बड़ा चेहरा उनके पास था, गोपीनाथ मुंडे, उनका मृत्यु हो चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिनके भरोसे महाराष्ट्र शिवसेना से बीजेपी शिवसेना से लोहा ले। ऐसे में प्रधानमंत्री का वहाँ होना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज महाराष्ट्र के बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र के मौजूदा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट चुका है, लेकिन इस अलगाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के इस महाभारत में उतरे तो उन्होंने शिवसेना के खिलाफ हथियार उठाने से ही इनकार कर दिया। मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। मौजूदा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ एक तरफा संघर्ष विराम घोषित कर रखा है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद से शिवसेना लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रही है और यही वजह है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से परहेज करने वाले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के दौरान सीधे नरेंद्र मोदी को ही अपने निशाने पर ले रखा है। राजकारण तुम्ही बोलणार आहे, पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले,
आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह सबसे तीखा हमला है और इसी के साथ महाराष्ट्र की मौजूदा चुनावी राजनीति में शिवाजी और अफजल खान का किस्सा भी फिर से जिंदा हो गया है। कल तक बीजेपी की दोस्त रही शिवसेना अब बीजेपी की चुनावी रणनीति को अफजल खान की नीति बता रही है और नरेंद्र मोदी को अफजल खान की उपमा के सहारे वो बीजेपी की घेरेबंदी के लिए नया जाल बिछा रही है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया अफजल खान का जैसा ही है। सबसे पहले वो महाराष्ट्र के टुकड़े करना चाहता है। महाराष्ट्र में जो विदर्भ हमारा है, विदर्भ को तोड़ना चाहता है। महाराष्ट्र तोड़ो, अफजल खान का भी यही विचार था। मुंबई तोड़ो, ये भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है। अफजल खान भी यही चाहता था कि मुंबई महाराष्ट्र से जितनी लूट हो सके वो लूट लेके दिल्ली में जाओ। तो अफजल खान इसी को हम कहते हैं। कोई व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं कहेंगे ये अफजल खान है, ये अफजल खान, ये विचार है अफजल खान का। बीजेपी से अलगाव के बाद अब शिवसेना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की चुनाव रणनीति अफजल खान की तरह हो गई है। आखिर ये अफजल खान कौन है जिसका नाम का उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के लिए एक उपमा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल अफजल खान इतिहास का एक ऐसा किरदार है जो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी की दास्तान में एक खलनायक के तौर पर दर्ज है। महाराष्ट्र में मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज शिवसेना की राजनीति का सबसे बड़ा आधार रहे हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र की मराठा राजनीति में भी शिवाजी एक बड़ा प्रतीक है। वही अफजल खान को खलनायक माना जाता है और यही वजह है कि इन चुनावों में छत्रपति शिवाजी को लेकर भी नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। शिवसेना और बीजेपी की इस जंग का जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन पहले कहानी अफजल खान की। ये दास्तान हिंदुस्तान की है। करीब 350 साल पहले जब दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी, उस वक्त मुगल साम्राज्य की सीमाएं नीचे दक्षिण भारत तक फैल चुकी थी। लेकिन इसी दौर में दक्षिण भारत के दक्कन इलाके में बीजापुर की इस्लामी सल्तनत भी कायम थी, जिसके मुगलों के साथ अक्सर लड़ाई होती थी। 17वीं सदी के मध्य का ये वो दौर था जब बीजापुर पर आदिल शाही बादशाहों की हुकूमत थी और बीजापुर का ही एक बेहतरीन योद्धा था अफजल खान। नवाब अली की इजाजत हो तो शिवाजी का जवाबी खत पढ़कर सुनाया जाए। इजाजत है। वो बागी बात सलाम के लिखता है, मुझे किसी भी शर्त पर नवाब बीजापुर की गुलामी मंजूर नहीं। मैं आखिरी दम तक वतन की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। खुदा के फजल से अफजल खान ने आज तक शिकस्त का मुंह नहीं देखा। यकीन रखिए बागी शिवाजी बहुत जल्द आपके सामने अफजल खान की जेरे तलवार होगा। बीजापुर सल्तनत की तरफ से अफजल खान ने मुगलों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। वो युद्ध में हर तरह की रणनीति अपनाने में माहिर माना जाता था। जो बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत थी, उसके एक नोबल थे, उसके एक अमीर थे। इनका नाम अब्दुल्ला भटारी था। अफजल खान इनको आदिल शाह फर्स्ट ने टाइटल दिया था, आदिल शाह प्रथम ने इन्हें इसका टाइटल दिया था। और ये इनके बारे में ज़रूर थोड़ी सी बात पता थी कि ये ज़रा हर काम जो है वो सिर्फ उससे नहीं बल्कि जैसा युद्ध में होता है कि हर तरह की पॉलिसी अपनाई जाए वो करते हैं, वैसे आदमी थे।
17वीं शताब्दी के मध्य में दक्कन के इलाके में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर 3 मुस्लिम सल्तनत थी। इस इलाके में एक बड़ी फौजी ताकत मराठों की भी थी। इन तीनों सल्तनत के मुगल बादशाह औरंगजेब से लड़ाई होती थी, लेकिन आपस में जंग होती रहती थी। सन 1659 में जब बीजापुर के सुल्तान और मराठों के बीच लड़ाई हुई तो सुल्तान आदिल शाह द्वितीय की मां ने मराठों को काबू करने के लिए अपने कमांडर अफजल खान को भेजा। रियासत में ऐसा कौन बहादुर है जो शिवाजी को जंजीरों में जकड़े हुए हमारे सामने ला सके? तो क्या हम समझ लें कि हमारे सलार सिर्फ दरबार की जीनत बनने के ही लायक है? बेगम साहिबा, इतने सख्त अल्फाज कहकर हमें और नादिम न कीजिए। आपका ये नमकखार शिवाजी को जिंदा जंजीर पा आपके सामने पेश करने की ताकत रखता है। शाबाश अफजल खान, हमें तुम जैसे बहादुर सलार से यही उम्मीद थी। आदिल शाह सेकंड के ज़माने में जो उनकी माँ थी, उन्हीं ने ये कोशिश की कि किसी तरह से शिवाजी से पर कब्जा पाया जाए। तो उन्हीं ने अफजल खान से ये कहा, तुम शिवाजी के खिलाफ जाओ और 10,000 की घोड़ों सवार वाली जो फौज होती, कैवलरी जिसको कहते हैं, वो इनको दी। तो उसी वक्त उन्हें यह ख्याल हुआ कि शिवाजी के पास उस वक्त जो बरगीज कहलाते हैं, जो पैदल लड़ाई करने वाले, वो 60,000 से ज़्यादा थे, कि 10,000 कैवलरी से 60,000 का नहीं हो सकता। तो इन्हीं ने कहा कोई और ट्रिक लगाओ। इतिहासकारों के मुताबिक बीजापुर सल्तनत के कमांडर अफजल खान ने अपने एक दूत के जरिए शिवाजी महाराज को मिलने का संदेश भेजा और फिर दोनों की महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ इलाके तयशुदा जगह पर मुलाकात भी हुई। लेकिन उसके बाद वहां लिखी गई धोखे और फरेब की एक खतरनाक और खूनी साजिश। मैं अफजल खान से अवश्य मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। शौक से पूछिए। क्या भूखा शेर अपने शिकार से कभी सुलह कर सकता है? कभी नहीं। आपका भड़कता हुआ शोला जलधारा में तब्दील हो सकता है? कभी नहीं। फौलाद का टुकड़ा मोम बन सकता है? कभी नहीं। तो फिर फौलाद की तरह दिल, भड़कते हुए शोले की तरह मिजाज रखने वाला जमीन का भूखा अफजल खान कैसे सुलह कर सकता है? जवाब दीजिए। समझा? दोनों तरफ से एक तरह से साजिश थी। तो शिवाजी तो ज़ाहिर है कि कम पोजीशन में आए थे, तो वो तलवार वगैरह तो ला नहीं सकते थे। तो उन्हीं ने एक बाग, वो कहलाता है जो हाथों में नहीं पहनते हैं, जिससे वो पहना था। 2 अंगूठियों से पूरा अंदर तक उसे कर लिया था और अंदर अपने कवच पहना था कपड़ों के नीचे। अफजल खान ने दूर दिखाने को तो एक तलवार रख छोड़ी थी, लेकिन इन्हीं ने भी एक डैगर अपने हाथ में छिपाई हुई थी। जब शिवाजी पहुँचे, शिवाजी बहुत दुबले पतले थे, तारे की जानता है। तो जैसे ही वो पहुँचे तो इन्हीं ने बढ़ के उन्हें गले लगाया और गले लगाने के बजाय उन्हें कस के पकड़ा और जो डैगर थी वो उन्हें घुसेड़ने की कोशिश की। तो डैगर उनके लग नहीं सकती थी क्योंकि वो तो नीचे वो पहने हुए थे। तो उन्हीं ने पलट के अपने उससे कवच से इन पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। ये बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन वहाँ अंदर सिर्फ 4 ही लोग थे, 2 इनके 2 उनके, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। तो शिवाजी वहाँ से निकल के भागे। शिवाजी और अफजल खान की फौज के बीच ये युद्ध महाराष्ट्र में सतारा जिले के प्रतापगढ़ में लड़ा गया था। प्रतापगढ़ की इस जंग में मराठा फौज ने आदिल शाही फौज को बुरी तरह से हरा दिया था। यही वजह है कि भारतीय इतिहास में शिवाजी अफजल खान से हुई इस मुलाकात में विजेता की तरह दर्ज है। लेकिन फारसी में लिखी अपनी टिप्पणियों में खाफी खान ने विश्वासघात का आरोप शिवाजी पर लगाया है। देखिए, लड़ाई में तो यही होता है कि ये तो आप धोखे से भी, मुगलों ने भी ये काम किया, मुगलों के खिलाफ भी ये काम किया गया कि आप बुलाइए किसी को और उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो वैसे तो अफजल खान बहुत बहादुर और बहुत अच्छे लड़ने वाले थे, लेकिन जब मौका मिल जाए जहाँ पर वो ये देखें कि उससे काम नहीं चलेगा तो ये भी करते थे, मतलब धोखाबाजी भी करते थे। शिवाजी ने भी कोई कमी उसमें नहीं छोड़ी, वो भी पूरी तरह जानते, तो फिर उन्हें आनी नहीं चाहिए था।
वो जिस तरह से पूरी तैयारी करके आए, फौज अपनी खड़ी करके आए, अपने साथ पूरा अपने हाथ में जिसे वो कहते बाघनाक कहलाता है वो लगा कर आए थे। इतिहासकारों के मुताबिक प्रतापगढ़ की इस जीत के बाद शिवाजी महाराज मराठी अस्मिता का एक प्रतीक बन गए थे। आदिल शाही सल्तनत से टकराने के बाद उन्होंने मुगलों की सेना से भी जंगें लड़ी और बाद में अलग मराठा राज्य की स्थापना की। लेकिन सैकड़ों साल बाद शिवाजी और अफजल खान की यह दास्तान एक बार फिर महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में गूंज रही है, क्योंकि इस कहानी में धोखे और फरेब की एक मिसाल छिपी है। भारत में अगर किसी की तुलना अफजल खान से की जाए तो उसका मतलब होता है वो आदमी कहता कुछ है लेकिन उसके दिल में कुछ और होता है। और अफजल खान की उपमा देकर यही चुनावी तीर शिवसेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चला रही है। शिवसेना इसी बहाने महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल भी उठा रही है। उधर बीजेपी इन आरोपों को महज चुनावी बुखार बता रही है। देखिए, ये उद्धव ठाकरे साहब का बयान है। हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि दिल्ली से अफजल खान की फौज दिल्ली में महाराष्ट्र में घुस गई है, उनसे मुकाबला करना होगा और महाराष्ट्र बचाना होगा। बचेंगे तो और लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे और अफजल खान की जो फौज महाराष्ट्र में घुस गई है उसको हम खत्म करेंगे। ये उद्धव जी का बयान है और उसमें कोई गलत बयान नहीं है। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर प्रतिसाद मिल रहा है उससे पूरी निराशा में वो गए हैं और इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं जिसका जवाब देना भी उचित नहीं है। हम तो सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप सत्ता में अफजल खान के साथ थे? क्या मुंबई की कारपोरेशन आप अफजल खान की फौजों के साथ चला रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपके मंत्री केंद्र में अफजल खान के साथ है? ये भी सवाल उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम जानते हैं वो निराशा में बोल रहे हैं। त्यावेळेला स्वराज्य टिकवण्यासाठी गडांसाठी प्राण दिले जात होते. प्राण गेला तरी बेहत्तर, पण गड नाही जाऊ देणार. तो मुरारबाजी सुद्धा तसाच पुरंदरला. असं म्हणतात की समुद्रासारख्या मोगलांच्या फौजेशी तो मुरारबाजी लढत होता. लढता लढता त्याचं शिर कापलं गेलं तरी सुद्धा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब से टीम मोदी के चुनाव अभियान की तुलना अफजल खान की सेना से की है, इन दोनों पार्टियों के मेल मिलाप की उम्मीद भी क्षीण हो गई है। 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बीजेपी पर शिवसेना का सबसे बड़ा हमला था। उधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र में अब मुकाबला 5 कोणीय हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस को मोदी एक आंख नहीं भा रहे। यही वजह है कि इन सभी के निशाने पर हैं नरेंद्र मोदी। आम्हाला अजून पटतच नाही की तुम्ही भारताचे पंतप्रधान आहात। आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही गुजरातचेच पंतप्रधान आहात। जपानला गेले, तिकडनं सांगितलं काय मी बुलेट ट्रेन आणीन, कुठून कुठे, पण बुलेट ट्रेन आणण्याचा विचार काय, तर म्हणे मुंबई ते अहमदाबाद आम्ही बुलेट ट्रेन आणीन। कोणाला जायचंय तिकडे? इथून मराठी माणसं तर कोणी जाणार नाहीत अहमदाबादला। काय करायचं काय अहमदाबादला जाऊन आम्ही? बुलेट ट्रेन म्हणजे जोरात वेगात जाते ना, जाऊन करायचं काय तिकडे अहमदाबादला? ढोकळा खाऊन परत रिटर्न तिकीट काढून परत यायचं, काय करायचं काय? लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चांद सितारे तोड़कर लाने जैसे वादे किए थे। आज वे हरियाणा की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। जेल से सरकार चलाने वालों को भी कुर्सी चाहिए। इससे शिवसेना का जो फ्लोटिंग वोट है वो बाला साहब को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि मोदी जी ने इस तरीके से बात करके बाला साहब के स्टेचर को और बढ़ा दिया है, तो उससे भाजपा बौखला गई, शिवसेना बौखला गई है। तो शिवसेना जिस तरीके से अटैक कर रही है, तो शिवसेना का चरित्र भी ऐसा रहा है कि शिवसेना किसी भी स्तर पर जाकर विरोधियों के खिलाफ हमला करती है। लेकिन प्रधानमंत्री का अपना स्तर है और मोदी जी जिस तरीके से राजनीति करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं झुकेंगे। जो अभी तक उन्होंने किया है वो ऊपरी लेवल पर वो बराबर अटैक कर रहे हैं बाकी सब लोगों के ऊपर।
ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, केम छो. काय राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात, की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात, की गुजरात हा देश चालवतोय? हा तुम्हाला निरोप द्यायचा आहे, हा मेसेज द्यायचा आहे, काय म्हणायचं आहे? काय आम्ही काय समजायचं? आम्हाला भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी चालतील, पण गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून जर समजा ओळख होणार असेल, आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्र में गठबंधन फिलहाल अतीत की बात हो चुके हैं और इसीलिए यहां चुनावी जंग इस बार बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा तक पहुंचने की अग्नि परीक्षा से अब सभी दलों को अकेले ही गुजरना है. खास बात यह है कि महाराष्ट्र की चारों बड़ी पार्टियों का अपने अपने खास क्षेत्रों में ही मजबूत जनाधार है, लेकिन इस पूरे राज्य में किसी भी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है. इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये चुनौती बड़ी है. तो ये पार्टी का जो बेस है बेसिकली, वो जितने पार्टी का बेस वाइड हो जाएगा, जहाँ वाइड है वो उनको फायदा होगा, जहाँ वो उनका पार्टी का बेस नैरो है, मार्जिनल है, तो उनको उतनी सफलता मिलने वाली नहीं है. मगर फिर भी ऐसा है कि हर बार चुनाव में, अब इस बार के चुनाव जैसा है कि वोटों का बंटवारा बहुत है और इस वोटों के बंटवारे का फायदा किसको कहाँ मिलता है वो एक बड़ा सवाल है. महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका, जिसमें नागपुर और अमरावती के 11 जिले शामिल हैं, यहां 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 24 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को 19 सीटें. महाराष्ट्र का मुंबई रीजन, जिसमें मुंबई शहर, उपनगरीय इलाके और ठाणे शामिल हैं, यहां बीजेपी और शिवसेना का संगठन मजबूत रहा है. पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों ने यहां से 9-9 सीटें जीती थी. पुणे और उसके आसपास के 5 जिलों वाला पश्चिमी महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ रहा है, जहां 2009 में उसने 20 सीटें जीती थी. इसी तरह नासिक और उसके आसपास के 5 जिलों वाले उत्तरी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी मजबूत रही है. महाराष्ट्र के 8 जिलों वाले मराठवाड़ा इलाके में भी कांग्रेस और एनसीपी को पिछले चुनाव में 18 और 12 सीटें मिली थी, लेकिन महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में शिवसेना और एनसीपी का दबदबा रहा है. पिछले चुनाव में यहां एनसीपी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन पिछला चुनाव 2 गठबंधनों ने लड़ा था, जबकि इस बार राज्य में यह चुनावी लड़ाई राजनीतिक दल अकेले ही लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा नजरें बीजेपी पर टिकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल उसका सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. त्यांनी स्टेटमेंट काढले. आज कुठेतरी भाषणामध्ये ते बोलले की तिकडे केंद्रामध्ये मी असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे पडू देणार नाही, विदर्भ काय किंवा मुंबई काय. ठीक आहे, बोललात, पण तुमचे देवेंद्र फडणवीस आज काय परत बोलले की स्वतंत्र विदर्भ करणं हे भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावरती आहे. तुमचीच माणसं म्हणतायत की विदर्भ स्वतंत्र करायचं आहे. मग का नसेल तुमच्या मनामध्ये मुंबई पण स्वतंत्र करण्याचा डाव? हा जर मला प्रश्न पडला तर यात चुकीचं काय? कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा. ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है. मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है. महाराष्ट्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और एक ऐसा राज्य है जहां पर औद्योगिक प्रगति हुई है, देश की व्यापारिक राजधानी वही है, गुजरात से सटा हुआ राज्य है. ऐसा राज्य है जहां पर आप जो मेक इन इंडिया वाली बात करते हैं, जहां विकास की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें वहां पर दिखाई देती हैं. तो ये मोदी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है. ऐसा राज्य है जहाँ पर वो सरकारों में रहे हैं और नरेंद्र मोदी यानी बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में अगर इसमें बात को कहूं तो एन और एम अगर आप देखें जो उनके नाम में है नरेंद्र मोदी में, तो इस बार ये देखना होगा कि ये नॉन स्टॉप मैजिक दिखाई देगा उनका या नो मैजिक दिखाई देगा. महाराष्ट्र चुनाव में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस जैसी पार्टियों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है. महाराष्ट्र के चुनावी चक्रव्यूह में शिवसेना बीजेपी को अफजल खान बताकर घेर रही है, लेकिन उसके शिवाजी की सेना
बीजेपी की बढ़त को रोकने में नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सर्वे भी महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़त की संभावनाएं जता रहे हैं। एबीपी न्यूज निल्सन के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाएगी। सर्वे में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को विधानसभा की 288 सीटों में से 120 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई है, जबकि शिवसेना 67 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र का ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में गुजरात, बिहार, यूपी और राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी ज्यादातर सीटें हार गई थी, और ये भी एक बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का मौजूदा चुनाव मोदी लहर के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। आजकल जमाना हाईफाई का है, जमाना वाईफाई का है, लेकिन क्या जमाना सफाई का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाईफाई भी हो, वाईफाई भी हो, सफाई भी हो।